खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, द रेवोल्यूशन इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीरेंस बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीरेंस बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीरेंस, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी मोदी के दिए इस्तीफे की, केजरीवाल की सच होती भविष्यवाणी की और टीडीपी और जेडीयू की एनडीए से की बड़ी डिमांड की। साथ ही आज की सभी प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज। दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, बोले हार जीत राजनीति का हिस्सा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद मोदी ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दिया है और अगले कार्यकाल के लिए वो 8 जून तक फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पुणे पोर्श कांड के सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ी, 7 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा। पुणे पोर्श केस से जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हुई। यहां 5 गिरफ्तार आरोपियों को 7 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने राज्य सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही पुणे पुलिस ने सरकार से एक विशेष वकील उपलब्ध कराने की भी मांग की है। दिल्ली के लाजपत नगर के I7 हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में बच्चों के अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है। इलाके के I7 हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। इसके बाद लगी हुई भीषण आग को बुझाने के लिए दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाया गया। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली फायर सर्विस ने करीब 16 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर भेजी। आग इतनी भयंकर थी कि इमारत से काले धुएं का गुब्बारा निकलता नजर आया। चुनाव परिणाम के बाद हुए नुकसान की तेजी से भरपाई, सेंसेक्स 2303 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,600 पर। चुनाव परिणामों के दिन औंधे मुंह गिरने के बाद गुरुवार को शेयर बाजार में अगले ही दिन मजबूत रिकवरी आई है। सेंसेक्स 2303 अंक मजबूत होकर 74,382 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 735 अंक उछलकर 22,620 के लेवल पर बंद हुआ। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हलचल तेज हो गई है और बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। एक के बाद एक सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन इसी बीच उनका और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों एक साथ फ्लाइट में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे हैं। पहले ये वायरल वीडियो देखिए। क्या कहना है सर इस बार चुनाव के नतीजों पर? आपका नमन करना है, प्रणाम। चलिए क्या नतीजे पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कुछ नहीं, बात
वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद हर तरफ यह चर्चा है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच बात क्या हुई। दरअसल जब से एनडीए जीता है तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं और विपक्षी खेमे में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, उनको लुभाने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाने का पद भी ऑफर किया है। वहीं इसी बीच नीतीश तेजस्वी का एक साथ दिखना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करेंगे आज की पहली और प्रमुख खबर की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 बहुमत वाले आंकड़े को नहीं छू पाई और उसे 240 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रही है तो वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव हो गया है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा, जिसे राष्ट्रपति मुर्मू ने मंजूर कर लिया। प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद से अनुरोध किया कि वे नई सरकार के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहें। आपको बता दें कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई, जिसका कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। बैठक के बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने लोकसभा भंग करने की सिफारिश करते हुए अपना और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा सौंपा। खबरों के मुताबिक 7 जून को संसदीय दल की बैठक होगी और अगले दिन यानी कि 8 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जाहिर है लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत के आंकड़े को अकेले दम पर छूने में कामयाब नहीं रही। हालांकि टीडीपी और जेडीयू की वजह से मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर बढ़ चुकी है। उधर एनडीए सरकार बनाने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने परिणाम आने के बाद टीडीपी और जेडीयू की तारीफ की। पीएम मोदी की इस तारीफ ने यह तो साफ कर दिया कि अगर केंद्र में एनडीए सरकार बनाएगी तो उसमें इन दोनों पार्टियों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होगी। खैर, अब इन दोनों दलों को क्या अहम भूमिका मिलती है यह तो शपथ ग्रहण के बाद ही साफ हो पाएगा। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ चुका है। वहीं एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो आंकड़े आए वो काफी चौंकाने वाले थे। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के नतीजे की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो गई है। उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा और 46 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 80 में से 80 सीटों का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को महज 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। वहीं यूपी में आए इस तरह के परिणाम के बाद से अरविंद केजरीवाल का एक बयान खास चर्चा में बना हुआ है। जी हां, उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। तो क्या अब केजरीवाल की यह भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी योगी को सीएम पद से हटाने वाली है? आपको बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी वाला बयान काम कर गया। केजरीवाल के एन चुनाव के बीच कहा था कि बीजेपी फिर आई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार बन गए हैं। लेकिन देखा जाए तो आज की भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी में अहमियत
को कम नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश नहीं तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन में उनकी डिमांड शायद पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने अगर 206 रैलियां की और सभाएं की तो योगी आदित्यनाथ ने 204 रैलियां और सभाएं की। पार्टी के पोस्टर वॉय बन चुके योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनका पार्टी के प्रति समर्थन किसी से भी कम नहीं है। उनकी कार्यशैली को देश को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फॉलो किया है। विपक्षी शासन वाले राज्यों में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बुलडोजर बाबा का उदाहरण दिया जाता है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग कारणों से उनकी चर्चा होती रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था की गारंटी के रूप में उन्हें देखा जाता है। इस बार भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास के लिए स्वयं पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की थी। ऐसे में योगी को सीएम पद से हटाना इतना आसान नहीं है। खैर, खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद अब नई सरकार को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। वहीं बैठकों का दौर भी जारी हो चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही बैठकें कर आगे की रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। वहीं आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की अहम बैठक बुलाई, लेकिन इन सबके बीच खबर आई कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि जेडीयू और टीडीपी ने कई मांगे रखी हैं। जहां जेडीयू ने 3 कैबिनेट मंत्री की मांग की है, तो वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 एमओस चाहते हैं। उनके अलावा चिराग पासवान 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री की मांग कर सकते हैं। जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। टीडीपी सहित अन्य सहयोगी दलों की तरफ से भी डिमांड आ रही है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर रहने वाली है, जिस पर टीडीपी दावा ठोकने वाली है। बताया जा रहा है कि नायडू कम से कम 6 या उससे अधिक मंत्रालय मांग सकते हैं। खबरें हैं कि इन डिमांड्स के अलावा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेट की भी मांग कर सकते हैं। ये उनकी काफी पुरानी मांग रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 292 सीटें जीती हैं, जबकि विपक्षी भारत ब्लॉक 234 सीटों पर आगे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर विजय रही, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से कम है, जबकि कांग्रेस 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं एनडीए की इस जीत में जेडीयू टीडीपी का ज्यादा हाथ माना जा रहा है। बिहार में जेडीयू को 14 सीटें मिली हैं, तो वहीं टीडीपी को 16 सीटें हासिल हुई हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू और टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ दिया तो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, तो एनडीए की सरकार बनना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि दोनों दल मौके पर चौका मारने की सोच रहे हैं और मनचाही डिमांड रख रहे हैं। अब एनडीए उनकी ये मांगे मानता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। दिल्ली शराब नीति और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए आवश्यक जांच के लिए 7 दिनों का समय मांगा था। वहीं चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर अपने समक्ष नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि भारत इजराइल के संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति, श्रीलंका और मालदीव के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत पर बधाई दी है। वहीं राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में बच्चों के अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है। इसके अलावा आईसेन अस्पताल में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इमारत में काले धुएं का गुबार निकल रहा था। वहीं आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव समेत सभी विपक्षी नेता शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकारी आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जीतन राम मांझी, अमित शाह और जेडीयू सांसद लल्लन सिंह शामिल हुए। वहीं आज पुणे पोस्ट केस में
जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां 5 गिरफ्तार आरोपियों को 7 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। तो ये तो थी आज की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों का विषय बनी रही, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम खबर से रूबरू करवा देते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसी बीच एक पार्टी की काफी चर्चा हो रही है और वो है बसपा। जी हां, जीत के इन आंकड़ों में बसपा कहीं नजर नहीं आई। जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन में आंकड़ों को लेकर घमासान चल रहा था, तो वहीं बसपा कहीं दुबकी बैठी हुई थी। किसी का उस पर ध्यान भी नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में 424 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। उसमें से उत्तर प्रदेश की 39 सीटों पर भी शामिल थे। इस बार चुनावों में बसपा ही एक ऐसी पार्टी रही जिसने सबसे ज्यादा 35 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। रिजल्ट के बाद पहली बार मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से अपनी नाराजगी जताई। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी। बीएसपी के उम्मीदवार भले ही कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके और कोई भी उम्मीदवार 13,000 का आंकड़ा भले ही न छू सका हो, परंतु खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की वजह से बीएसपी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से हासिल हुए। वहीं इस बार बसपा का सारा मुस्लिम वोट सपा और कांग्रेस पर चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर काम नहीं आया। इसी वजह से चुनाव के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी जताई। खैर, आपकी उस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल हैं।